अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जब एक हिंदू बोलता है तो उसका एक अलग मायने होता है। जब वो समझेगा कि हर मुसलमान जब आपसे हाथ मिलाता है तो आपकी दुआ करता है कि भगवान आपको शांति दे, भगवान आपको बरकत दे, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो जो कौम इस तरह की भावना रखता है कि हर बार आपसे जब मुलाकात होती है तो आपकी दुआ करता है, उसको आप कहते हैं कि भाई ये जो है इस कौम में जो है तरह तरह की बातें की जाती हैं, इस कौम को बदनाम किया जाता है कि ये कौम जो है जहर भरा जाता है राजनीति रोटी सेकने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिंदू के बेटा को इस जहर को हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए मुझे आगे बढ़ाया है, मौका दिया है। और हर हिंदू परिवार का, हर क्षत्रिय, हर राजपूत का, मेरे परिवार का सदस्य उनके इस जो उन्होंने एक फैसला लिया उसका स्वागत जो है, उन्होंने एक कदम अगर आगे बढ़ाया है तो पूरा हिंदू परिवार 10 कदम आगे बढ़ के उनके फैसले को कबूल कर रहा है और उनको इंशाअल्लाह कामयाब करके। और हम लोगों ने जो एक कसम खाया है, जो एक प्रण लिया है कि हम लोग जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम लोग अपनी ताकत को इस बार समझेंगे। और यहाँ के सियासत करने वाले और जो कहते हैं कि हम चिंता करते हैं मुसलमान भाइयों की, उस पार्टी को सबक सिखाएंगे। आप दरी बिछाने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इस बार जो है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का फिजा बनता चला जा रहा है, और आरजेडी वालों को लगता था कि भाई कहाँ जाएंगे ये एनडीए, उसको भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, तो आरजेडी के अलावा कहाँ जाएंगे। लेकिन इस बार एक क्रांतिकारी फैसला ओवैसी साहब ने लिया। किशनगंज के बाहर वो नहीं निकलना चाहते थे। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे तमाम जो भाई बॉम्बे में काम करते हैं, जो बैग की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गुजरात में कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उन्होंने इतना दबाव बनाया कि भाई इस बार चंपारण और शिवहर में आप लोग अपने उम्मीदवार को अगर नहीं उतारेंगे तो हम लोग संगठन से, हम लोग का जो है विश्वास कमजोर हो जाएगा कि संगठन लड़ क्यों नहीं रही। तो तमाम वैसे भाई जो बॉम्बे में, गुजरात में पलायन करके जो पूरे देश का जो बैग बनता है, मुझे लगता है कि शिवहर संसदीय क्षेत्र 50% उस बैग का जो है कारीगरी कर करके वो बैग बनाता है। तो इतना काबिलियत हमारे लोगों में है, लेकिन फैक्ट्रियां हैं बॉम्बे में, गुजरात में। तो कैसे वो यहाँ पे आए और हम लोग यहाँ पर इस तरह का रोजगार पैदा करें कि हमारे लोग यहीं रह करके ईद बकरीद में छुट्टी लेकर के आने की जरूरत ना पड़े, यहीं हम लोग अपने परिवार के साथ मनाएं। मेरे कुछ सवाल हैं केवल, जब कोई उम्मीदवार आपके पास भटकते भटकते आ जाए, अच्छा आरजेडी के उम्मीदवार क्यों आ रहे हैं इस बार? क्योंकि एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा है, वरना तो 8 करोड़ रुपए दे करके तो आ गए ना पहले से, आपके वोट का सौदा तो हो चुका। अगर आज अकलियत आरजेडी के गाड़ी से हट जाए, इंजन जो है उस गाड़ी का अकलियत है, तो आरजेडी के टिकट पाने के लिए कोई 8 रुपया भी नहीं देगा। 8 करोड़ रुपया कोई अगर दे के आया है तो ये मान करके आया कि अकलियत कहाँ जाएगी, मुझे ही वोट करेगी। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार आसाम के भाइयों का भी जो है बहुत बहुत मुझे मदद मिला, सहयोग मिला, ताकि मैं इस टिकट और सिंबल को मैं पाया। तमाम ऐसे भाई जो बाहर काम करते हैं, जो भी बाहर निकला है इसको समझता है ओवैसी साहब को कद्र क्यों करता है, नौजवान भाई क्यों कद्र करता है, क्योंकि वो मोबाइल में देखता है कि कौन लड़ रहा है मोदी से। हरा गमछा, हरा टोपी पहन लेने से आप अकलियत के नेता नहीं बन जाते, अकलियत की चिंता करने वाले नहीं बन जाते। मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, जन सुराज से जुड़ा हुआ था। मैं आज तक किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा। भाई के नाते भाई को मैं चुनाव में मदद किया करता था, नौकरी करता था दिल्ली में, लेकिन चुनाव के समय आकर के भाई को भाई के नाते मदद करता था। लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह हम लोग गए, ये महसूस हुआ कि पिताजी का जो बनाया हुआ बगीचा था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है छूटने लगा था, क्योंकि हमारे भाई साहब ऐसी पार्टी में चले गए, उस पार्टी का कुछ अपना सिद्धांत, अपना तरीका है। मैंने कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बुजुर्गों से जिनको मैं बचपन में देखा करता था, कभी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग अब उस दरवाजे थोड़ा कम जाते हैं, वहाँ हम लोग को उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलता है। हमारे साथ बैठे हुए हमारे वाजुल भाई बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं, कासिम भाई तो खैर हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहे, शुरू में हमेशा रहे, शुरू से अंत तक। तो उन लोगों की तकलीफ का एहसास मुझे हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, एक पुत्र का जो है धर्म होता है कि अपने पिता के संपत्ति को अगर बढ़ा ना सके तो कम से कम बचा के तो रखे।
तो मेरे पिताजी का कर्ज है अकलियत का, चूंकि यहाँ पे आरजेडी के टिकट पे आते भी थे तो यहाँ MY कॉम्बिनेशन नहीं था, यहाँ MR कॉम्बिनेशन था। यहाँ मुस्लिम और राजपूत का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, क्योंकि यादव कैंडिडेट शिवजी राय जी हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पे MR चलता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, वो पिताजी का जो बनाया हुआ जो एक बगीचा था उसका जो आधा हिस्सा खत्म हो रहा है उसको बचाना मेरा एक पुत्र के नाते एक फर्ज है। तो किसी न किसी सेकुलर पार्टी से, किसी न किसी ऐसी पार्टी से मैं आऊं जिससे मैं उनसे जुड़ सकूं, उनके लिए काम कर सकूं, ताकि मेरे पिताजी जहां भी बैठे हों उनको देख करके तसल्ली हो कि चलो मेरा एक बेटा है जो मेरे पूरे परिवार को ले चलने का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग के अंदर वही समाजवादी विचारधारा का खून है, वही सीताराम बाबू का खून रगों में दौड़ता है, और वही सीताराम बाबू का दौर हम लोग लौटाना चाहते हैं। मधुबन का जो है गौरव था, हम यहाँ के सांसद हुआ करते थे हमारे पिताजी, उसके बाद किसी न किसी बाहरी को टिकट मिला, ऐसी परिस्थितियां बनी कि कोई आता है बाहर का, चुनाव जीत करके फिर चला जाता है। तो कोई आरजेडी वाला अगर भटकते भटकते आपके पास आ भी जाए तो उनसे कुछ सवाल पूछिएगा। एक सवाल ये पूछिएगा कि आप आरजेडी की कैंडिडेट हैं, आप कहती हैं कि आप मोदी के खिलाफ लड़िएगा, आप अभी मोदी के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुनाव प्रचार में उनकी नीतियों के बारे में कुछ बोलने का हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? CA NRC के बारे में बोलने की हिम्मत है क्या आपको? नहीं है, क्योंकि उनको वोट चाहिए खास करके वैसे समाज का जो RSS का कट्टर समर्थक है, जो RSS का जो है मेन मैनेजर है। तो जिसको टिकट मिला है, जिस जाति के लोगों को टिकट मिला, सारे मैनेजर जो है वही, जो रमा देवी के मैनेजर थे वही लोग आज उनके मैनेजर बन गए, और उनको उसी जाति का वोट चाहिए, इसलिए मोदी के खिलाफ वो नहीं बोल सकती। तो जो आज नहीं बोल सकती हैं मोदी के खिलाफ, जिससे लड़ना है आपको, जिसके अगेंस्ट आप वोट करते हैं, तो क्या बाद में लड़ेगी? वो क्या सदन में जाके लड़ेगी? हम लोग सीना ठोक करके, आप लोगों ने देखा होगा 45 साल से जो है MLC एक व्यक्ति हुआ करते थे, और हम लोग जिस पार्टी से, संगठन से जुड़े थे, पार्टी नहीं संगठन, जनसुराज से जुड़े थे, भाजपा का कैंप बगल में लगा था, मैं जनसुराज के कैंप में बैठा था, और 45 साल के बाद और पूरे देश में पहली बार अकलियत का एक MLC को हमने जिताया, पूरे देश में जो चुन करके लड़ाई लड़ करके जीता। उस समय हम लोग जब एक बार किसी पार्टी के, किसी संगठन को, किसी व्यक्ति, किसी समाज को जब अपना मानते हैं तो हम लोग अंत तक उसके साथ ही जुड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने बहुत मजबूती से भाजपा के बगल में जाकर के अपने कैंप को लगाया, चुनाव उनको जिताया, आफाक अहमद साहब को MLC रहे, जनसुराज से MLC जीते, और पहली बार 45 साल से जो व्यक्ति जीता हुआ था उसको हराया। तो ये जो मेरी बुनियाद बनी, मैं जब राजनीति की शुरुआत किया तो अकलियत को लेकर के ही मैंने चला, और हर एक व्यक्ति जो राजनीति करता है कहीं ना कहीं कुछ 2-3 बड़े समाज जिसकी संख्या उसको लेकर के चलता है। तो हम लोग दलित और अकलियत को लेकर के हमारी राजनीति की बुनियाद शुरू हुई। क्योंकि आप हमारे परिवार के हैं, घर के हैं, तो बहुत लोग बहुत तरह के सवाल करते हैं, तो उसका जवाब आपको देना है। अगर आपसे कोई पूछे, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया में मेरे भाई लोग हैं, पुरानी तस्वीर मेरी वायरल किया गया कि भाई भाजपा का है, RSS का है, इस तरह की बातें। तो मैंने उनको करारा जवाब दिया कि भाई जो फोटो आप घुमा रहे हैं ना, वो फोटो मेरे ही फेसबुक से लिया गया है। अगर कुछ गलती होता तो मैं उसको हटा चुका होता, डिलीट करता, लेकिन मैंने नहीं हटाया। क्यों हटाऊं? डंके की चोट पे भाई के नाते भाई को मदद करता था। लेकिन आज जब MIM ज्वाइन किया, ये मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। एक हिंदू होते हुए मुझे मालूम है कि MIM का भविष्य क्या है और RJD का भविष्य क्या है। तो आने वाला जो समय है, एक क्रांतिकारी फैसला शिवहर संसदीय क्षेत्र देने जा रही है, और आपके बगल में एक सिवान है, वहां भी एक क्रांतिकारी फैसला होने जा रहा है। और दोनों जगह जो पार्टी कहती है कि हम चिंता करते हैं अकलियत की, उन्होंने साबुद्दीन साहब के परिवार को चिंता नहीं किया। जिस व्यक्ति ने सींचा उस पार्टी को, जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने केवल एक स्टेटमेंट बोला था कि मैं लालू यादव को अपना नेता मानता हूं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, केवल एक स्टेटमेंट ने उनका जो है जीवन ले लिया, और आज हमारे बीच वो नहीं है। तो हम सब लोगों की सहानुभूति उनसे है। और RJD जो कर रही है, जिस तरीके से आप लोग की गुलामी जो है, आपको लगता है कि आप गुलाम हो गए हैं, उसके उस जंजीर को तोड़ने का समय आ गया है। अब उस गुलामी की जंजीर को तोड़ेंगे, अपनी ताकत को दिखाएंगे, तब जाकर के अगला जो विधानसभा का चुनाव आएगा, जो 2 टिकट दिया गया 17% वाले को और 14% वाले को 10 टिकट मिला है, जब आप उनको दिखाएंगे कि आपकी ताकत क्या है, आपकी संख्या क्या है। लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जो हो वही होता है जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो ये कहानी वही हो गया है कि जिसकी सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे ताकतवर है,
और वही सबसे मजबूर हो गया, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था। और पहली बार कोई विकल्प निकल करके आया है, इस विकल्प को स्वीकारना है और अपनी ताकत को दिखाना है। ढाका के लोगों ने यह फैसला कर लिया है, बर्गिनिया के लोगों ने यह फैसला कर लिया है। आपके जितने रिश्तेदार हों उनसे पूछिएगा, एक एक व्यक्ति ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग अपनी ताकत को दिखाएंगे और आरजेडी को सबक सिखाएंगे, ताकि विधानसभा में आगे हमेशा कोई भी पार्टी, हम लोग जो MIM से हम लोग हैं, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि आप गठबंधन कर लीजिए, 1-2 सीट हमको दे दीजिए, हम कहीं नहीं लड़ेंगे, लेकिन कभी गठबंधन नहीं करेंगे। वो 3% वाले को 3 सीट दे दिए, लेकिन आप लोग को जो है एक भी गठबंधन, कोई पार्टी अगर मुस्लिम की अगर खड़ी हो जाएगी तो उनका जो है जनाधार खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम की पार्टी या कोई मुस्लिम का लीडर खड़ा हो जाए। ये अब समय है, हम लोग को समझना होगा और अपने बुजुर्गों को समझाना होगा। आप लोग जो मोबाइल चलाते हैं, जितने हमारे नौजवान भाई हैं, और यहाँ के तो जोश और जुनून को मैंने देखा है, जिस तरीके से पहले भी आप लोग का फ़ोन आता था, आज भी मैंने देखा। आज हम लोग को देरी हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा और पहले आते तो और अच्छा जो है हम लोग और लोगों से मिल पाते, लेकिन ये शुरुआत है। जिस तरीके से मेरे पिताजी जाने जाते हैं कि जिससे भी मिलते हैं उसका नाम उनको हमेशा याद रहता था, तो हम लोग उनके लड़के हैं, उन्हीं के विचारधारा और उन्हीं के सिद्धांत पे चलते हैं। तो उतना तो नहीं, लेकिन हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि आज हम लोग की ये पहली मुलाकात है। कई नौजवान भाइयों से मेरी पहली मुलाकात है, बुजुर्ग लोग से, बड़े भाई चाचा लोग से तो पहले भी मैं मिल चुका हूँ, देखा देखी हुआ है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना परिवार है। और हम लोग अगर कहीं भी जाएंगे, जिस तरीके से सीताराम बाबू पहुंचे हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका आपकी रही है। और मैं भी अगर कहीं पहुंचूंगा तो आपकी वजह से ही पहुंचूंगा। जिस तरह का मुझे प्यार मिल रहा है, जिस तरीके का हम लोग को प्यार मिल रहा है और जिस तरह का जुनून